नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दे दी है कि तीसरे टर्म में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का आता है? सवाल यह भी है कि क्या सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले सियासतदान आज मोदी के सेकुलर कानून की बात से इतना बौखला गए हैं कि पद की मर्यादा भूल गए? ये तो दलील देने लगे हैं। दरअसल कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को अब एक सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है, कम्युनल कोड की नहीं। पीएम मोदी ने 73 साल से चल रहे सिविल कोड को कम्युनल कोड बताया तो इस पर तूफान खड़ा हो गया। विपक्षी दलों से लेकर तमाम मुस्लिम मौलाना विरोध में लामबंद हो गए। अब सवाल है कि यूसीसी की आहट भर से इतना घमासान है तो अगर इस तरीके का कोड आ गया तो आगे क्या होगा? सवाल यह भी है कि धर्मनिरपेक्ष देश में सेक्युलर सिविल कोड से डर किसे है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। आजादी के 78वें साल में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म की गारंटी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से साफ कर दिया कि उनके तीसरे टर्म में क्या बड़े फैसले होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल कोड का जिक्र किया और बीते 75 सालों से चल रहे सिविल कोड को कम्युनल सिविल कोड की संज्ञा दे दी और साफ साफ कह दिया कि देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा साफ है कि वो तीसरे टर्म में यूसीसी लेकर आएंगे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने सेकुलर सिविल कोड की बात की, सियासत में तूफान खड़ा हो गया। जमात की राजनीति करने वाले ओवैसी से लेकर इसी जमात को तुष्टीकरण के भ्रमजाल में फंसाकर वोट बटोरने वाली पार्टियां आग बबूला हो गई। 70 सालों से सत्ता में रही कांग्रेस को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। कम्युनल शब्द सुनकर बौखला गई। लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करेगा वही तो होगा। देखिए, मोदी जी केवल यही काम करते हैं, नाम बदलने को ही अपनी वाहवाही समझते, अपनी उपलब्धि समझते हैं। चाहे योजनाओं का नाम हो, चाहे संवैधानिक प्रावधानों का नाम हो, चाहे धाराओं का परिवर्तन करना हो, इस तरह से नाम परिवर्तन करके जो है उसको ही अपना श्रेय मानते हैं और उपलब्धि मानते हैं कि हमने देश के लिए किया है, जबकि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम हो, पूरे देश के लिए एक समान कानून हो। किसी भी धर्म के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम एक हो। और रही बात संविधान की, तो अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं तो फिर इससे तिलमिलाहट क्यों? दरअसल जिस यूसीसी की बात पीएम मोदी कर रहे उसमें सियासत छिपकी हुई। कई राजनीतिक पार्टियों का दाना पानी टिका है, इसीलिए जैसे ही ये मुद्दा सामने आता है विरोधी तलवारें तान लेते हैं।
समाजवादी पार्टी पीएम के इस बयान को कम्युनिज्म पैदा करने वाला बता रही, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो मोदी राज में लोकतंत्र को ही खतरे में बता रही। सिर्फ एक नया राग बताना चाहते हैं, जो राग इस देश में कम्युनिज्म पैदा करता हो, जो विभेद पैदा करता हो, आपस में लड़ाने की बात करता हो। अगर ऐसी बात आप करना चाहते हैं तो ये दुर्भाग्य इस देश का कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आप इस तरह की बातें करते हैं। 11 साल से आप कर क्या रहे थे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता। ये जो है ना यूनियन सिविल कोड है या और कोई है, उस पर देश चर्चा करेगा। देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर विषय पे चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या मोदी जी के राज में लोकतंत्र बचा है? आप लोकतंत्र को खुले दिल से सांस लेने देते हो? ये उसके ऊपर बात होगी। मोदी जी, तुम्ही जे बोललात की सेक्युलर संविधान, सेक्युलर नागरिक संहिता, म्हणजे तुम्ही काय हिंदुत्व सोडलं? सियासी पार्टियां तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर तिलमिलाई हैं। धार्मिक संगठनों ने भी मजहबी राग अलापना शुरू कर दिया। खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले मौलाना दलील दे रहे हैं कि यह कानून समाज के ताने बाने को बिगाड़ देगा। एक तो सेकुलर सिविल कोड की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में सिवाय मुसलमानों को हिट करने की कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि संविधान ने तमाम मजहब के मानने वालों को कुछ उनकी मान्यताओं पर अमल करने की बात कही है कि वो कर सकते हैं देश के कानून के अलावा। और उसमें हमारी 3 चीजें हैं, तलाक है, वरासत है और निकाह है। शादी, तलाक और निकाह, इन 3 चीजों में संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपने लॉ के हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से उस पर अमल कर सकता हूं। तो ये क्यों इस पर तुले हुए हैं कि भाई इन तीनों को खत्म करना चाहिए? प्रधानमंत्री की इस बात से भारत का मुसलमान मुतमईन संतुष्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर समाज, हर कौम के अपनी अपनी अलग अलग रसूमात होती हैं और जिंदगी गुजारने के दिनचर्या के बहुत सारे ऐसे जो है उसूल और ज़ाब्ते होते हैं जो सामान्य नागरिक संहिता में नहीं आ सकते। सच्चाई ये भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दुनिया के कई देशों में है, जिसमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। लेकिन ओवैसी जैसे नेता इसे डाइवर्सिटी का चोला पहनाकर भारत में लागू होने देना नहीं चाहते। ओवैसी जैसे तमाम उन नेताओं को डर है कि जमात को मिली सुविधाएं खत्म ना हो जाए। लेकिन सवाल है, अगर 140 करोड़ की आबादी के लिए एक जैसा कानून होगा तो उससे दिक्कत क्यों है? क्या सियासतदानों को तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होने का डर सता रहा? क्या सियासी दुकान बंद होने के डर की वजह से यूसीसी का विरोध हो रहा? सबसे बड़ा सवाल है कि जो राजनीतिक दल सेकुलरिज्म का चोला पहनकर चिल्लाते हैं, उन्हें सेकुलर कानून से डर कैसा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई एक सेकुलर कोड चाहिए इस देश को। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये तो पद की मर्यादा भूल गए। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, हाफिज नूर अहमद अजहरी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आदिल भाई, मैं पहली बार ये सुन रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री कहें कि एक सेकुलर कोड चाहिए, तो उस पर आंखें तरेड़ दी गई। कहा जा रहा है कि कम्युनिज्म पैदा हो रहा है, कहा जा रहा है कि डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। ये सेकुलरिज्म से दिक्कत कब से होने लगी? असल बात इन जो हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और। तो प्रधानमंत्री का जो बोली होता है वो कभी मैच नहीं करता है। चुनाव के वक्त मंगलसूत्र छीन के लाओ, उन्होंने मुसलमानों को बोला कि भगौड़े है, घुसपैठ है। लगभग चुनाव में उन्होंने जितना नीचे स्तर पे जाना था उन्होंने सब किया। और एक बात राकेश भाई बता दे आपको कि प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा जी की बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके जो स्क्रिप्ट राइटर है उनको बोलिए बिरसा मुंडा 1875 में पैदा हुए थे, 1857 से पहले नहीं हुए थे। जानकारी का अभाव जो है वो ठीक कर ले। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा महिलाओं की बात, तो प्रधानमंत्री से पूछिए उनका राज जो आसाराम बापू हैं और राम रहीम भाजपा के प्रदेश में महिलाओं का रेप का चार्जेस है, बलात्कार का चार्जेस है, उसको पेरोल पे पेरोल मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग दे रहे हैं, राजस्थान की सरकार और हरियाणा की सरकार दे रही है, जहां पर भाजपा बहुत मुखर है। तो प्रधानमंत्री ने पिछले बार भी बोला था और उसके बाद बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया था गुजरात में, ये प्रधानमंत्री के इलाके में, क्योंकि इनकी कथनी और करनी हमेशा अंतर है।
2022 तक मकान देने की बात की थी, मकान तक नहीं दे पाया। आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से आपको जो बोलना था वो बोल दिया आपने। झूठ के सौदागर नहीं, आपने अपनी आदिल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से आपको जो बोलना था बोल दिया। एक सच्चाई मैंने बोला है, से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, मुझे उस पर नहीं जाना है। ओवैसी के 10 बयान, उसमें अभी तक आप अयोध्या के फैसले को कबूल नहीं कर पाते हैं, तभी संविधान की बातचीत आप करते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट को मानने समान मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। नहीं, अभी भी आप बाबरी की बातचीत, मैं नहीं उधर जाना चाहता हूं भाई राकेश भाई, क्योंकि ये आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं, सेकुलर कोर्ट की बात है, सेकुलर शब्द से दिक्कत हो गई। प्रधानमंत्री के डिक्शनरी में ना सेकुलर है ना कम्युनल। नहीं, आप तय कर लेंगे आदिल। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सेकुलर कोड आप विरोध में उतर आए, बिना उसके बारे में जाने, बिना उसके बारे में समझे, बिना उसके बारे में बातचीत किए, बिना उसके बारे में चर्चा किया, विरोध में उतर आए। राकेश भाई, जब एक एमपी और एक मिनिस्टर मुसलमान नहीं दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नहीं दे सकते, इस जो एएमयू किशनगंज को पैसा नहीं दे, जामिया और अलीगढ़ का, सर आप बुरखे वाली पीएम की बातचीत करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में बड़े पदों पर एक महिला को आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप आइए, आप दीजिए, हम अभी देंगे, आप अभी दीजिए। आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप सेकुलरिज्म की बातचीत करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का नाम आप सिर्फ एक धर्म के आधार पर रख देते हैं और उसके बाद कहते हैं संविधान ने हक दिया है। तो सर मत बराबरी की बातचीत किया करिए। आप कहिए हम सिर्फ एक वर्ग और उसमें भी सिर्फ एक समुदाय, वो मेल डोमिनेटेड रहना चाहते हैं। नाम क्या है? शिवसेना का नाम क्या है? नागा कांग्रेस क्या है? क्रिश्चियन कांग्रेस क्या है? तो सर मत कहिए ना। हाँ तो ठीक है ना, उनसे भी ये सवाल आएगा तो पूछ लूंगा। हाँ तो उनसे भी मैं एक से ये सवाल पूछ लूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे बातचीत कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन अगर आपत्ति करता है तो हम जो बोलिए हम तैयार हैं। तो सर मत करिए ना, फिर आप कहिए कि हमको सेकुलर शब्द से नहीं लेना देना है। नहीं, हमको एक धर्म से लेना देना है। बस चरित्र नहीं समझ में आ रहा देश को कि वो प्रधानमंत्री का बात बोले, वो भाजपा का नेता। राकेश त्रिपाठी, सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया पीएम ने, उसके बाद आदिल का इतना लंबा चौड़ा लेक्चर। मैंने सच्चाई बोला राकेश साहब। हाँ ठीक है सर, ठीक है। देखिए मुझे लगता है आपने बार बार बहुत स्पष्ट तौर पर सवाल पूछा, लेकिन आदिल हसन उसका जवाब देने से परहेज करते रहे, क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे, पोल खुल जाएगी। ये भारत का संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत को मिला और सबसे पवित्र ग्रंथ है सभी भारतवासियों के लिए। और आजकल विपक्ष इसको अपने सर माथे रख करके इसकी बहुत पूजा कर रहा है, इसके पर बड़ा विश्वास जताने की कोशिश कर रहा है और भाजपा पर आरोप लगाता है। इसी संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट तौर पर यह भारत सरकार से अपेक्षा की गई है, संसद से अपेक्षा की गई है कि वो राज्य के लिए, राज्य के सभी नागरिकों के लिए वो एक समान विधि बनाने का काम करे, एक समान सिविल संहिता बनाने का काम करे। और सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा कि यह केवल पीड़ित की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी आवश्यक है कि केंद्र सरकार एक समान सिविल संहिता बनाने का काम करे। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन न जाने क्यों पेट में दर्द होने लगता है। और मैं फिर आपकी इस चर्चा में एक सकारात्मक तौर पर मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि आज तमाम जो पैनलिस्ट हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनको जिनको जिस जिस प्रावधान पर आपत्ति हो कि यूसीसी क्यों नहीं होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं ये केवल मुसलमानों का मसला नहीं है, देश में सभी मजहब को मानने वाले। आज ईसाइयों के भीतर अगर किसी बच्चे के लिए मां उसकी नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकती है, जबकि हिंदुओं में हो सकती है, तो यह गैर बराबरी क्यों है? महिलाओं को लेकर के, विशेष तौर पर लैंगिक समानता को लेकर के यह असमानता उत्पन्न करने वाले अलग अलग मजहब के लिए कानून क्यों हो? पारसियों के लिए अलग कानून हो, ईसाइयों के लिए अलग कानून हो, मुस्लिम्स के लिए अलग कानून हो, हिंदू के लिए अलग कानून हो, यह अलग अलग कानून क्यों हो? सबके लिए एक समरूपता का कानून हो। और 42वां संविधान संशोधन याद करिएगा, 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में संशोधन करके लिख दिया कि ये सेकुलर शब्द उसमें जोड़ने का काम किया। जब आप सेकुलर प्रियम्बल में जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि भाई एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। आदिल संशोधन करके प्रियम्बल में जोड़ना पड़ रहा है सेकुलर शब्द, और उसी सेकुलर शब्द से आपको दिक्कत हो रही है। राकेश भाई, संविधान की बात दुहाई राकेश जी कर रहे थे, तो उसी संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है। टीपू सुल्तान को बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में जगह दी और भाजपा नहीं देना चाहती। येदियुरप्पा जब विपक्ष में रहते हैं तो टीपू जयंती मनाते हैं, सत्ता में आते हैं तो टीपू विरोध हो जाते हैं। और मैं बतला दूं, हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी टैक्स का रिबेट मिलता है, हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स का रिबेट मिलता है ज्वाइंट फैमिली में, उस पर क्या कहेंगे? दिया भागा और मिताक्षरा में जो रिबेट जो है उस पर क्या कहेंगे, ये बतला दे। और जो कल्चर के नाम पर ट्राइबल्स कम्युनिटी को एग्जम्पशन है, उस पर क्या कहेंगे? और हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट पर राकेश जी क्या कहेंगे, जो इन लोग 75 साल से टैक्स रिबेट लेते आ रहे हैं? ठीक है, अब आदिल
इन सारी बातों का राकेश त्रिपाठी जवाब दे देंगे। उससे पहले मेरी एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि संविधान में टीपू सुल्तान की तस्वीर है। राकेश त्रिपाठी आधा मिनट दीजिए। आपने कहा कि संविधान में टीपू सुल्तान की तस्वीर है, उसी संविधान में राम दरबार की तस्वीर है, उसी संविधान में प्रभु राम की तस्वीर है, तो फिर आप लोग क्यों अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते रहे? एकदम सुनिए राकेश भाई, प्रभु राम की मैं बाजाप्ते चैनल के माध्यम से मेरे नेता ने पार्लियामेंट में कहा कि प्रभु राम की मैं इज्जत करता हूं और पूरे एक मुस्लिम कम्युनिटी उनकी इज्जत करती है। मैं उससे मुझे मतलब नहीं है। आदिल, आप इज्जत करते हैं नहीं करते मुझे उससे मतलब नहीं है। दिल से आपकी पार्टी राम मंदिर बनने के बाद आज तक कहती है, आज तक कहती है, बाबरी को लेकर भड़काऊ बयान देती है। ठीक है, तो आप ये नहीं सर, आप प्रभु राम का सम्मान करिए नहीं करिए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। नहीं, ये आपकी अपनी आपका अपना विषय है। आपने कहा संविधान में तस्वीर राम दरबार की, तो राम मंदिर का विरोध क्यों हो रहा था? और राम मंदिर बन गया तो भी उसको लेकर भड़काऊ बयान आप लोगों ने दिए हैं। हम उस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं जो अकबर ओवैसी साहब ने महाशिवरात्रि की छुट्टी 2 दिन करवाई। अरे मत जाइए ना, आप अभी तक आप लोग अयोध्या और बाबरी को लेकर भड़काऊ बयान दिए कि नहीं मंदिर बनने के बाद? तो सुनिए, आपने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में लिखा कि नहीं कि वहां पर मंदिर नहीं, और जजमेंट पर आप चले गए। अरे जजमेंट पर मत जाइए भाई, जजमेंट पर बात करनी होती वकील को बुला लेते विष्णु शंकर सेन को। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। आपने कहा संविधान में तस्वीर, तो संविधान की इतनी मान रहे हैं तो उसी संविधान में राम दरबार की तस्वीर पर मान जाना चाहिए था। संविधान को हर भारतीय को मानना है, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे आदिल हसन हो, मानना पड़ेगा। चलिए राकेश त्रिपाठी, इनकी बाकी बात का जवाब। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह दूं, जो सवाल उठाए हैं आपने अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के बेनिफिट्स को लेकर के, हम तो यही कह रहे हैं ना, चर्चा हो जाए, बिल्कुल चर्चा हो करके तय हो जाए कि जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को मिलेगा वही अनडिवाइडेड मुस्लिम फैमिली को मिलेगा, जो वही अनडिवाइडेड क्रिश्चियन फैमिली को मिलेगा। जो नियम बने वो सबके लिए एक समान हो जाए, एक रूप हो जाए। जो हिंदू को मिले वही मुसलमान को मिलेगा, वही पारसी को मिलेगा, वही ईसाई को मिलेगा। किसी के परिवार की महिलाओं के संदर्भ में, चाहे वो उत्तराधिकार का मसला हो, चाहे वो विवाह का मसला हो, वो बहुविवाह का मसला हो, वो हलाला का मसला हो, ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं ना, इन सबका समाधान एक कानून के द्वारा हो जाए, सबके लिए एक प्रकार की व्यवस्था हो जाए। उसमें हिंदुओं के लिए कोई विशेष दर्जा मिल जाए, मुसलमानों को कोई दोयम दर्जा हो जाए, ऐसा नहीं है भाई, सबके लिए बराबर हो जाए, सब एक कानून का पालन करें। जैसे आपराधिक कानूनों के संदर्भ में हम एक कानून का पालन करते हैं। आप ये बताइए ना आदिल हसन, ये भारतीय न्याय संहिता अभी संसद ने बनाई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संसद ने बनाई, कोई आपत्ति नहीं होती है। आपराधिक कानूनों को भी एकरूपता को लेकर के कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि डरते हैं आप कहीं इस्लामिक कानून उसमें मांग लिया तो कहीं हाथ चोरी के लिए हाथ ना काटने की बात कर दी जाए, संसार करने की बात ना कर दी जाए, तो इसलिए आपराधिक कानूनों को लेकर कोई आपत्ति नहीं। राकेश त्रिपाठी, आपने जो 2-3 बातें कही हैं और कई सारे, मैं आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा बाकी मेहमानों की ओर रुख करता हूं, अजहरी साहब मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पॉलिटिकल वाला बयान हो जाए, क्योंकि जो 3 बातें कही हैं, कई मौलाना इस बात को लेकर कह रहे हैं कि 3 ही आपत्ति जता रहे हैं कि भाई तलाक, निकाह और विरासत, तो इसके पीछे एजेंडा क्या है, उस पर भी मैं बातचीत कर लूंगा। लेकिन उससे पहले अजय वर्मा, पवन खेड़ा कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पद की मर्यादा भूल गए, तो सेकुलरिज्म की बात करना पद की मर्यादा के दायरे से बाहर होता है क्या? वो तो किस किस चीज की मर्यादा भूले बैठे हैं। लाल किले की प्रधानमंत्री साहब, देश के प्रधानमंत्री है, भाषण महिलाओं के विषय में ना दे तो अच्छा है, क्योंकि उसके बारे में अगर मणिपुर पे चर्चा करें तो चुप रहते हैं, पहलवान बेटियों की बात करें तो चुप रहते हैं, प्रिंसिपल रेवेन्ना की बात करें तो बंगाल पर कितना बोल रहे हैं अजय वर्मा? बंगाल पर कितना बोल रहे हैं? बंगाल ममता बनर्जी से कितनी बार राहुल गांधी ने बात कर ली, कितने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, बंगाल में जाकर मुलाकात कर ली क्या उस परिवार से, उस पीड़ित से? तो सर जो सवाल नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बंगाल लेकर आया कि जो सवाल पूछा जाए सर उस सवाल पर बने रहिए, वरना आप इधर उधर जाएंगे तो मैं भी इधर उधर जाऊंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो डिरेल मत करिए सर डिबेट को, मैं बार बार कहता हूं। मेरा अनुरोध है, मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल के एमडी चेयरमैन से कि आपके नीचे कल से एंकर राष्ट्रवादी नहीं सर, मेरे चैनल से कोई अनुरोध मत करिए, आप अपनी पार्टी से अनुरोध करिए, आप अपनी पार्टी से अनुरोध करिए कि आपको जवाब देना चैनल पर भारी हो जा रहा है। वो राकेश जी जाकर राहुल गांधी एक बार बातचीत कर ले ममता बनर्जी से, या फिर कम से कम आलोचना ममता बनर्जी की पोस्ट ही कर दे नाम लेकर। तो सर मेरे चैनल में क्या होगा नहीं होगा इसकी चिंता मत करिए अजय वर्मा प्लीज, तो मत करिए। मेरे डेजिग्नेशन में क्या लिखेगा नहीं लिखेगा वो मेरा चैनल देख लेगा। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, उसी के लिए बुलाया।
मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं सर, डिबेट डिरेल नहीं होगी। मैं कह रहा हूं डिबेट डिरेल नहीं होगी। आप मणिपुर जा रहे हैं, मैंने सवाल कुछ और पूछा, फिर आप बंगाल चले जाते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं। सीखो सहना। 7,000 लोग सड़क पर उतर गए, हाईकोर्ट ने दो टूक कह दिया, स्टेट मशीनरी फेल है। इस पर आपकी पार्टी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। राष्ट्रवादी आप एक प्रोग्राम करते हैं राष्ट्रवाद, तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। नहीं सर, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, मेरे सवाल पर आप बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। सेकुलरिज्म की बातचीत करना पद की मर्यादा के दायरे से बाहर कैसे? मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, इधर उधर नहीं। देखिए आप 2000 में प्रधानमंत्री जी जब 2014 से शुरुआत होकर 2019 और 19 से 26 आए और 24 से 29 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या सेकुलरिज्म का कभी उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि बांटने का काम, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम, खाई का काम, मंदिर मस्जिद, कभी मुजरा, चुनावों में तो आपने सुना था कभी मंगलसूत्र, ये सेकुलरिज्म की कहानियां हैं प्रधानमंत्री जी के पद पर रहकर लोग। अरे अजय वर्मा, चुनावों में हमने देश के अलग अलग हिस्सों को आपकी पार्टी के नेता पहले निकाल दिया, फिर पार्टी में कर लिया, उनको चेहरों से पहचान रहे थे, ये भी हमने सुना। पैसा प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये भी हमने चुनाव में सुना। तो चुनाव में क्या सुना था? बीत गया सर, एक मैंडेट आ गया, सरकार बनी है, काम कर रही है, फिर आप इधर उधर भागने लगते हैं। चेंज हुआ ना, व्यक्ति चेंज हुए, कभी मुजरे की बात करते हैं, कभी चूड़ी छीनने की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कभी कब्र में जाने की बातचीत करते हैं, कभी मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बातचीत करते हैं। और अब मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं अजय वर्मा, इधर उधर जाएंगे फंस जाएंगे, तो मत जाया करिए। चलिए हजारी साहब, पंडित जी हम तो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं जवाब दे रहे हैं सर, एक सेकुलर कोर्ट की बात करना पद की मर्यादा के दायरे से बाहर कैसे, ये मैं समझना चाह रहा था, आप उस पर बोल ही नहीं रहे हैं, फिर कहेंगे मैं बीच में आ जा रहा हूं। चलिए मैं ये बोल रहा हूं, रुक जाइए सर, हजारी जी रुकिए, जो 2-3 बयान मेरे पास आए हैं, तलाक निकाह, अब रुक जाइए ना, रुकिए, अब हजारी जी की बारी है। तलाक निकाह और विरासत, इसी पर ऑब्जेक्शन जताया जा रहा है, सेकुलर कोर्ट की बातचीत हो रही है, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन है कि बस इतना ही है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप ऐसे मुद्दे पर डिबेट करा रहे हैं जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं। क्यों? माननीय मोदी जी ने लाल किले पर जो बात की, ऐसी कहानियां तो वो अमेरिका में भी सुनाते रहे, वो तो ऐसी कहानियां सुनाते ही रहते हैं, झूठ बोलते ही रहते हैं, झूठ बोलने की आदत ही है। 2024 के पूरे चुनाव में झूठ बोले, अमेरिका में खड़े होकर के बोल रहे हैं साहब कि वो रोजमर्रा एक यूनिवर्सिटी बनती है, कहाँ है, कहीं आई नजर आपको? इसके अलावा जिस मुद्दे का कोई प्रारूप ही नहीं है, कोई खाका ही नहीं है, कुछ उन्होंने बताया ही नहीं है हम क्या करना चाहते हैं, तो ऐसे मुद्दे पर डिबेट कराने का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, जवाब देना। अरे सुन लीजिए, अरे संविधान में बहुत कुछ है, संविधान में हमारा अधिकार भी है, संविधान में हमारा अधिकार है, संविधान में हम तलाक का भी अधिकार हमारे शरीयत के हिसाब से है, और विरासत का भी अधिकार हमारे शरीयत के तहत है। प्रधानमंत्री जी का काम झूठ बोलना है, इस्लाम मानते हैं अजहरी साहब, इस्लाम मानते हैं, झूठ बोलना है, मानते हैं आप बताइए। अच्छा बताइए, अभी एक बात चल रही थी, अभी सुन ले, अभी अरे सुने, तो ये भारत में फिरका परस्ती और मजार परस्ती क्यों हो रही है? हम फिरका परस्ती और मजार परस्ती क्यों हो रही है? उठाइए हथौड़ा और तोड़िए मजार। देखिए राकेश भाई, अच्छा एक मिनट, नाजिया एक मिनट, राकेश भाई, मैं अजहरी जी, मैं आ गया बीच में, आ गया अजहरी जी सुनिए सर, सुनिए ना अजहरी जी, सुनिए ना, अरे अजहरी जी सुनिए भाई, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। आज यही हो रहा है कि मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने ये पूछा, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि भाई तलाक निकाह विरासत पर दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। मैंने पूछा आपसे कि इसी पर 3 पर ऑब्जेक्शन है, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन है? जो एक सेकुलर कोर्ट के बारे में जो परसेप्शन है, या यूसीसी की जो बातचीत होती है, या आपके कुछ और ऑब्जेक्शन है, वो भी बता दीजिए, नोटिस हो जाए, राकेश त्रिपाठी पहुंचा भी देंगे ऊपर तक। साजिद रशीदी साहब के अलावा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने भी बहुत कुछ कहा। हाँ बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा, आप सही कह रहे हैं। हाँ, उस पर भी ध्यान दें। हाँ बिल्कुल, उस पर भी ध्यान दें। उन्होंने देश का ताना बाना खराब करने का एक, तो कैसे हो रहा है ताना बाना खराब? वही तो जानना चाह रहा हूँ, कैसे हो रहा है ताना बाना खराब? यही क्या है, हर 50 किलोमीटर पर देश में रहने वाले लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं, जबानें बदल जाती हैं,
साउथ के हालात क्या है और नॉर्थ के हालात क्या है, इस पर वजीर आजम क्या करेंगे, इसका खाका क्यों नहीं ला करके दे रहे? और इतना ही जरूरी था, मैं पूछना चाहता हूं राकेश त्रिपाठी जी से कि इतना ही जरूरी था तो एक ही प्रदेश में यूसीसी क्यों लाए? देश भर के लिए लाने में देरी क्यों कर रहे हो? अरे आजारी जी, आप फिर बेचैनी है, इतनी बेकरारी है। अच्छा, मैं राकेश त्रिपाठी के पास चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नाजिया, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भाई ये तीन ही दिक्कत है, तलाक, निकाह, विरासत वाली, या फिर इसके अलावा चौथी भी कोई दिक्कत है? ये बता ही नहीं पाए। कम से कम इसी बारे नोटिस हो जाता देश के सामने। ये बताना क्यों नहीं चाह रहे हैं नाजिया? कहेंगे साहब, हम ये बताना इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि इनका हिजाब उतर जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। चार बीवियों का मजाक निकल सबके सामने आ जाएगा। निकाह मुत्ता के नाम पर जो अश्लीलता का नंगा नाच होता है वो सामने आ जाएगा। निकाह मसियार के नाम पर जो बेटियों का सौदा होता है वो सामने आ जाएगा। तलाक के नाम पर जो बेटियों को, मुसलमान बेटियों को बेआबरू किया जाता है वो समाज के सामने आ जाएगा। इसीलिए ये मुंह खोल करके अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए, रुक जाइए, आपकी बातचीत हो रही थी, अब सुन लीजिए नाजिया को। नाजिया, आप मुसलमान कहलाने लायक हैं नहीं है, ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे। बिल्कुल हम करेंगे। नहीं, आप नहीं तय करेंगे ना, छोड़ दीजिए ना। बोलिए नाजिया, लेकर के आओगे आप चैनलों पर बैठ करके जो रोज उलमा। अरे नहीं आजारी जी प्लीज, जैसे मैं आपको चैनल पर लेकर आया, जैसे राकेश त्रिपाठी आदिल को लेकर आया, अजय वर्मा को लेकर आया, उसी तरीके से नाजिया को भी लेकर आया। तो ये मत तय करिए कि मैं किसको और कैसे लेकर आऊंगा, और कौन मुसलमान सही है कौन हिंदू सही है, परिभाषा मत दिया करिए मेरे सामने। अभी रुक जाइए, बोलिए नाजिया प्लीज प्लीज। अगर आप मुसलमान हैं तो आप कभी भी मज़ार परस्ती नहीं करवाते, आप रोकते, आप फतवा जारी करते कि मुसलमानों को मज़ार परस्ती नहीं करनी चाहिए, फिरका परस्ती नहीं करनी चाहिए। कास्ट सेंसस पे तो बड़ा मजा लेते हैं, 72 फिरके के बारे में क्यों नहीं बात करते? 72 फिरके के बारे में भी बात कीजिए। मुसलमानों में हमारा भी तो कास्ट है, हम 58 कास्ट में बटे हुए हैं, इस बारे में बात क्यों नहीं करते? अरे झूठ, जब मैं झूठ बोलती हूँ ना आप लोगों को, तब आप लोगों को मेरे से प्रॉब्लम होता है। इसलिए इतना इस्लाम मानने वाले हैं तो उठाइए हथौड़ा और तोड़िए मजार। इसलिए जाता है चैनलों पर कि तुम्हारा नाम बड़ा मजार में फिरका होता है, माथा फोड़ा जाता है मजार में। आप मुझे सिखाएंगे कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं? इसके सिवा अरे आप तो अल कुरान नहीं मानने वाले हैं। आप लोग तो अपनी चालाकी से इस्लाम को ट्विस्ट एंड टर्न करते रहते हैं। आप मुझे सिखाएंगे कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं? कौन सा चिट्ठी आया था आपको अल्लाह तबारक तआला की तरफ से जो आपने ये ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं? जाली मुसलमान तो आप हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं मज़ार के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रुक जाइए, अरे रुक जाइए अजारी जी प्लीज, मत किया करिए सर तय कि कौन सही में मुसलमान है नहीं है। ये आपको अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब तो आप ढंग से दे नहीं पाए। जब भी एक बंदा अपने आप को मुसलमान कहलाता हुआ और सीधा इस्लाम और मुसलमान पर करता है हमला, उलमा पर करता है, तो सर आप थोड़े नहीं तय करेंगे? नहीं आजारी प्लीज, आप तय मत किया करिए भाई, आप अपनी बातचीत किया करिए। दूसरा क्या कहेगा नहीं कहेगा, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है कि नहीं है, वो कोई तय मत किया करिए प्लीज। हम ही तय करेंगे। चलिए, नहीं आप नहीं तय करेंगे ना, आप तय करेंगे तो अपने घर में तय करिए सर, यहाँ चैनल पर बैठकर मत तय किया करिए। चलिए रुक जाइए भाई। राकेश त्रिपाठी, मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा कि ये तलाक, विरासत, निकाह, इसको लेकर चौथी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो नहीं दे पाए। उसका जवाब 4 सवाल आप पर दाग दिए। बोलिए, इसके बाद आगे लाऊंगा। देखिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी का जो चेहरा अभी आपके चैनल के माध्यम से देश ने देखा ना, यही चेहरा है। ये नहीं चाहते कि नाजिया इलाही खान कोई सवाल पूछ ले। इनको डर लगता है कि कहीं मुस्लिम कौम की महिलाएं कोई सवाल पूछने लगेंगी, अपने अधिकार मांगने लगेंगी, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो जाएंगी, उनको भी बराबरी का दर्जा मिलने लगेगा, तो बड़ी पीड़ा हो जाएगी। और इसीलिए कुछ मुल्ला, कुछ मौलवी, कुछ मुफ्ती, कुछ उलेमा चाहते हैं कि इस पर चर्चा न हो पाए। बाकी देश का सामान्य मुसलमान इस बारे में ऐसी धारणा नहीं रखता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी तत्व हैं जो चाहते हैं कि इस पर चर्चा न होने पाए, इसलिए परेशान है, इसलिए परेशान। मैं नहीं भाई, अहमद साहब अच्छी बात नहीं है, अजहरी साहब, अरे भाई अच्छे से चर्चा करनी चाहिए भाई, अच्छी से चर्चा करनी चाहिए। सवाल उठाओ अजहरी साहब, मैंने तो आपको पूछा ना, मैंने तो कहा ना,
आप अपनी पीड़ा बताओ, आपको सवाल उठाओ, आपको लगे कि यूसीसी क्या दिक्कत हो जाएगी। हम सरकार के नुमाइंदे होने के नाते इस बात की जिम्मेदारी के साथ आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। अच्छा ठीक है, अजय जी रुक जाइए, रुक जाइए। आदिल राकेश त्रिपाठी थोड़ा सा 10 सेकंड दीजिए। आदिल एक लाइन में बोलिए आप क्या कहना चाह रहे थे, समय थोड़ा कम है, उसका भी जवाब राकेश जी से ले लूंगा। 1-2 लाइन में अपनी बात। मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मोदी जी, नाजिया जी, बाजाप्ते आप भाजपा से जुड़ी हैं, आप लिखिए कि भाजपा से। और मजार पर बोलने का अधिकार नहीं, लाखों लोग का अकीदा है मजार पर। आप क्यों बीच में भाजपा लिखिए, ये भाजपा से जुड़ी हैं, आप क्यों सामाजिक कार्यकर्ता लिखते हैं? ये तो ऑफिशियल भाजपा की मेंबर है, इसका लिखिए भाजपा का मेंबर नाजिया इलाही का। आप लोग क्यों ये ड्रामा कराते हैं? ये सामाजिक कार्यकर्ता, ये तो ऑफिशियल भाजपा की पदाधिकारी है। ये डबल भाजपा का प्रवक्ता काहे रखने लगे? ये तो ऑफिशियल प्रवक्ता भाजपा की मेंबर है। ठीक है राकेश त्रिपाठी 10 से 15 सेकंड आखिरी आपका क्लोजिंग कमेंट। भाजपा की कार्यकर्ता सेक्युलर कोर्ट पर आगे बढ़ेंगे या बयान तक सीमित रहेगा? भाजपा उन्नति दे भाजपा इन्हीं को कुछ बना दे, तो समझेंगे भाजपा इन्हीं को कुछ बना दे। रुक जाइए प्लीज, सिर्फ राकेश त्रिपाठी की आवाज बोलिए जल्दी। देखिए, अजय वर्मा हो या अहमद अजहरी हो या आदिल हसन हो, इन तीनों से बारी बारी से सवाल पूछा गया कि यूसीसी को लेकर के आपके मन में कोई शंका है, कोई डर है, कोई सवाल है तो बताइए और खुले मन से चर्चा करिए। इस चर्चा में जवाब देंगे, लेकिन एक भी सवाल वो जवाब नहीं आया। आपको रोक रहा हूं राकेश जी, वक्त इतना ही है और इंतजार है कि आप लोग बयान से शायद आगे बढ़ेंगे और बौखलाहट क्यों है वो भी शायद वक्त के साथ समझ में आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।